Hello everyone. Today new topic is physical property of alcohol and phenol. आज हम फिनॉल की और अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी का डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम जानते हैं अल्कोहल और फिनॉल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो अल्कोहल है उसमें अल्काइल ग्रुप रहता है और जो फिनॉल है उसमें एराइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, और दोनों के पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों के पास प्रेजेंट है। तो इसके वजह से इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस आता है या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहला आता है बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल और फिनॉल्स का वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वहां पर को वान डर वाल फोर्सेस काम करने लग जाता है। मेन चीज ये है। लेकिन अल्कोहल में क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है अगर आप क्या करेंगे ब्रांचिंग के कार्बन एटम बनाने लग जाएंगे। डेट मीन्स वहां पर क्या होगा, अगर आप ब्रांच चेन की बात करने लग जाएंगे अल्कोहल में तो वहां पर को आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर को वान डर वाल फोर्स डिक्रीज हो जाता है और सरफेस एरिया भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ब्रांच कार्बन चेन के लिए अल्कोहल में वहां पर को बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है, अगर हम फिनॉल्स की बात कहें आपको दोनों में दिख रहा होगा, ROH की बात कहें, AROH की बात कहें, फिनॉल की बात कहें, अल्कोहल की बात कहें, इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके पास प्रेजेंट रहती है। ठीक है ना, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो अपने अपने रेस्पेक्टिव जो ग्रुप्स होते हैं उनसे क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। ठीक है। अगर हम बात करें इनके हाइड्रोकार्बन ईथर से या हेलो एल्केन से या हेलो एरिन्स से, अगर हाई मॉलिक्यूलर मास वाले हेलो एल्केन्स हों, हेलो एरिन्स हो या आपके ईथर्स हो या हाइड्रोकार्बन हो, तो अल्कोहल और फिनॉल का उनसे क्या होता है ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है। ठीक है ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये मेन पॉइंट है। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन से ईथर से इनसे बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है सॉलिबिलिटी, और सॉलिबिलिटी की वजह होता है वाटर में, वाटर से ही सॉलिबिलिटी की बात निकल के आएगी। इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ROH बॉन्ड यहाँ पर को प्रेफर करते हैं। ROH कहने का मतलब है यहाँ पर को बॉन्डिंग है, चाहे AROH कहें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिबिलिटी होती है अल्कोहल और फिनॉल की वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। ठीक है। और जो अगर सॉलिबिलिटी की डिक्रीजमेंट की बात कहेंगे, जो सॉलिबिलिटी अगर डिक्रीज होगी, अगर आप क्या करेंगे अल्काइल एराइल ग्रुप को बढ़ा देंगे। डेट मीन्स अगर हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ रही होंगी तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। इस वजह से जो लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल होते हैं वो उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो कम होता है। इस बात को समझना, ये कह रहा था सॉलिबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज द साइज ऑफ अल्काइल और एराइल हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स। अगर आपके पास जो आपने हाइड्रोफोबिक ग्रुप ले रखे हैं, अगर उनका साइज बहुत बड़ा है, अगर उनका साइज बहुत बड़ा है तो उसके वजह से क्या हो जाता है, इनकी जो सॉलिबिलिटी हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। ये तो इनकी थी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात, और वन बाय वन हम करेंगे अल्कोहल की बात की। अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन क्या है, पहले अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कस कर लेते हैं, फिर फिनॉल का करते हैं। देखिए अल्कोहल में पहले मैंने लिखा है यहाँ पर को केमिकल रिएक्शन में अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल्स। देखिए अल्कोहल में अगर आप बात समझ में आएगी आपको, तो आपको दिख रहा होगा ग्रुप यहाँ को प्रेजेंट है आपको ROH, तो यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर को CO बॉन्डिंग प्रेजेंट है, OH बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो अगर OH बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर याला बॉन्ड ब्रेक होता है, इसका मतलब है जो यहाँ पर को अल्कोहल काम करेगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है। और अगर यहाँ पर को CO बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन की तरह, अगर यहाँ पर को OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो देख रहे हैं यहाँ पर को कार्बोकैटायन बना हुआ है, तो इसमें अटैक कर रहा है, अटैक करने के बाद H+ साइड में निकल जा रहा है। तो अगर ये बात याद रखिएगा, द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन। अगर OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब है अल्कोहल रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पर को किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। अगर उल्टा कर दीजिए, अगर CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। मैंने यहाँ पर को लिखा है प्रोनेटेड अल्कोहल्स। वो वजह है क्योंकि यहाँ पर को आपको पहले प्रोटॉन से इसमें अटैक कराना होगा और अल्कोहल को प्रोनेटेड बनाना होगा। देख रहे हैं इसमें चार्ज लगा हुआ है, प्लस चार्ज। फिर इसके अटैक करवाइए आप किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक कराइए। अब ये किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल इसमें तुरंत ऐड होगा और वाटर यहाँ से अलग हो जाएगा। तो अगर OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो डेट मीन्स जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप जान रहे हैं यहाँ पर को कैसा न्यूक्लियोफाइल कैसे चार्ज की होते हैं, न्यूक्लियस लविंग माइनस चार्ज आ जाएगा यहाँ पर को। और अगर CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर को पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेट मीन्स से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। तो इन पर जो बेस्ड है, इन पर बेस्ड रिएक्शन हमने पढ़नी होंगी। पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है तब क्या रिएक्शन में क्या डिफरेंसेस आते हैं। देखिए रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड,
OH बॉन्ड के ब्रेक होने को पहले हम समझेंगे, फिर बाद में CO बॉन्ड की ब्रेकिंग की बात करेंगे। जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है तब हम पहले जो रिएक्शन पढ़ते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। फिनॉल की एसिडिटी और अल्कोहल की एसिडिटी में क्या फर्क पड़ता है और जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो पहला इसमें रिएक्शन आता है रिएक्शन विद मेटल। आप मेटल से रिएक्ट करवाइए, हमने लिख रखा यहाँ पर को ROH और प्लस Na, आपने कोई एक्टिव मेटल ले लिया। जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्कोसाइड बनाते हैं, चाहे अल्कोहल करे चाहे फिनॉल करे, इन दोनों ने क्या बनाने हैं, एल्कोसाइड बनाना है, ठीक है ना। ये अगर किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, ये अगर रिएक्ट करेंगे आपका किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा अल्कोहल तो क्या बनाएगा, एल्कोसाइड बनाएगा। और अगर फिनॉल रिएक्ट करेगा तो ये भी क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड बनाएगा। बनने वाले दोनों एक ही चीज है, आपको दिख रहा होगा दोनों जगह मैंने आपको दिख रहा है, आपको फिनॉल का भी रिएक्शन यहाँ पर को दिखा रखी है और आपको यहाँ पर को अल्कोहल की भी रिएक्शन दिखा रखी है, ठीक है ना। एक्टिव मेटल के साथ ये दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको एनसीईआरटी बुक की हेल्प से इसको समझा रहा हूँ कि इसे समझना बहुत ही सरल है। देखिए मैंने आपको रिएक्शन भी कॉपी में करके दिखाई थी कि रिएक्शन आप क्या करेंगे, अगर ये अल्काइल यानी कि अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम एल्कोसाइड बनाएगा। अगर ये फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। अब देखिए इससे इसकी एसिडिक कैरेक्टर के बारे में कैसे पता चलता है। अगर आप इन इक्वेशनों को उठा के देखेंगे ना, यहाँ पर को दिख रहा है आपको सोडियम फिनॉक्साइड बनता हुआ और सोडियम एल्कोसाइड बनता हुआ। तो देखिए क्या कर रहा है, एबव रिएक्शन शो द अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर एसिडिक नेचर। ये एक एसिडिक नेचर को शो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल एंड फिनॉल आर ब्रोंस्टेटेड एसिड। आपने लुईस एसिड कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसमें लोरी और ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है ना। जो ब्रोंस्टेड था उन्होंने क्या बताया था, दे कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू स्ट्रॉन्गर बेस। जो क्या कर पाए, अपना प्रोटॉन क्या कर पाए, डोनेट कर पाए स्ट्रॉन्गर बेस को, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका एसिडिक कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर को अगर आप यहाँ पर को आरओएच की बात करेंगे तो यहाँ पर को देखिए ये अपना एच क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है बेस को। डेट मीन्स जो आपका ये आपका कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल वाला ग्रुप है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अगर इसने अपना एक अल्कोहल में से एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया, डेट मीन्स ये किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। ये आरओएच है ना, पूरा आपको आरओएच दिख रहा होगा। इसमें अब क्या होगा, ये ब्रोंस्टेड एसिड है। कैसे ब्रोंस्टेड एसिड है, जो अपना एक क्या कर देता है, अपना एक प्रोटॉन एक स्ट्रॉन्ग बेस को डोनेट कर देता है, तो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। तो देखिए इसने डोनेट कर दिया, डेट मीन्स जो अल्कोहल है या आपका जो फिनॉल है, ये अपने में से क्या करते हैं, एच को डोनेट कर देते हैं। और डोनेट कब होता है, जब OH बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो क्लेवेज की वजह से इसमें क्या पैदा हो जाती है, एसिडिटी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से अल्कोहल फिनॉल क्या दिखाते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को शो कराते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ बेस है, तो बेस का यहाँ पर कंजुगेट एसिड बन रहा है, एसिड का कंजुगेट बेस बन रहा है। तो यहाँ पर को आपको दिख रहे हैं कंजुगेट एसिड और बेस में दिख रहे हैं, जो जहां से निकल रहा है वहां से चीजें बन जा रही हैं। तो ये किस कैरेक्टर को शो कर रहा है, ये कैरेक्टर को शो कर रहा है, इसके एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। जैसे मैं आपको नीचे दिखाऊं, इसमें लिखा है ना एसिडिटी ऑफ अल्कोहल इन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड के पोलर नेचर की वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया था OH वजह के OH बॉन्ड टूट रहा है यहाँ से, तब यहाँ से एचाइन क्या हो रहा है, निकल रहा है। अब एचाइन निकल रहा है, डेट मीन्स एचाइन को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। अब कोई अगर प्रोटॉन डोनेट कर सकता है तो क्या होता है, वो एसिड होता है। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर हाँ इतना फर्क हो सकता है, जैसे आर है, आप जानते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल की बात हम करते हैं। यदि एक आर ग्रुप होता है तो हम बोलते हैं प्राइमरी, अगर 2 होते हैं तो सेकेंडरी, 3 होते हैं तो टर्सरी बोलते हैं। अगर यहाँ पर को आर ग्रुप है, आप जानते हैं आर कैसे ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ये चीज दे रहे हैं, चाहे ग्रुप CH3 हो या C2H5 हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर को बढ़ा, देख रहे हो ना यहाँ पर को लिखा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक हो गया। तो अब ये क्या कर रहा है, जिसकी वजह से जो पोलरिटी होगी OH बॉन्ड की क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। अब OH जो प्रोटॉन ने बहुत जल्दी टूटना था, वो बहुत जल्दी नहीं टूटेगा। तो डेट मीन्स ये समझ लीजिए, अगर जिसके पास R ग्रुप जितने कम होंगे उसकी एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, जिसका R ग्रुप जितना अधिक होंगे उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना कम होगा। तो इसमें इसका ऑर्डर दिया गया, देखिए प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्सरी। तो सबसे अच्छी स्ट्रेंथ आपको किसकी मिलेगी, प्राइमरी की मिलेगी, भी सेकेंडरी की भी टर्सरी की, क्योंकि यहाँ पर कोई एक ही R ग्रुप है, यहाँ पर कोई 2 R ग्रुप है, यहाँ पर कोई 3 R ग्रुप है। यहाँ पर कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे ऑक्सीजन के यहाँ पर को, जिसकी वजह से OH बॉन्ड की जो पोलरिटी होगी वो वीक हो जाएगी। यहाँ पर वो एक ही दे रहा है, यहाँ पर कोई पोलरिटी अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक कैरेक्टर सबसे अधिक प्राइमरी में आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर को बताया गया जो अल्कोहल है वो क्या है, वीकर एसिड है देन वाटर। वो क्या है, अल्कोहल जो वीकर एसिड है वाटर की अपेक्षा। दिस कैन भी, आप इसको देख सकते हैं रिएक्शन में, आप देख रहे हैं बेस के साथ वाटर को एक एसिड लेते हुए बना रहे हैं, तो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बना रहा है। दिस रिएक्शन शो द वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनेटर, क्योंकि वाटर एक अच्छा प्रोटॉन डोनेटर है। क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर आप यहाँ पर को ROH लगाते हैं, इस रिएक्शन में अगर आप को ROH लगाते हैं, अल्कोहल लगाते हैं, तो यहाँ पर को अल्काइल ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन यहाँ पर को आर नहीं है, यहाँ पर को सिर्फ क्या है एच है आपका। तो जो आपको क्या दिखा रहा है, जो आपको दिखा रहा है इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, बहुत जल्दी क्या होंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन करने का मतलब है यहाँ पर कोई किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी। OH बॉन्ड क्या होगा, अपने आप बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो H इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जो आपका प्रोटॉन है वो तुरंत क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर को R ग्रुप ना होना, इस वजह से जो आपका वाटर होता है वो अल्कोहल से अच्छा क्या होता है, एसिड होता है। ये बहुत जल्दी क्या कर देता है, H आयन दे देता है, दैट मीन्स प्रोटॉन को दे देता है, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास R ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये अल्कोहल से अच्छा क्या है, आपका एसिड है। ठीक है ना। ऑल्सो द एबव रिएक्शन कह रहा है, जो एबव रिएक्शन है वो दिखा भी रहा है आपको, प्रोटॉन एक्सेप्टर को दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बनाएंगे। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ने इस चीज़ को बताया था। तो अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन भी है इनके पास, वो भी एक प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। तो सब चीज़ें यहाँ पर वो काम आने वाली हैं। अगर एल्काइल ग्रुप होंगे, ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे तो इसका एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा, कम एल्काइल ग्रुप होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर तो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है वाटर में, इस वजह से जो वाटर है वो अल्कोहल से अच्छा क्या होता है, आपका एसिड होता है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इसमें एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स के बारे में कि फिनॉल की एसिडिटी कैसी होगी। अब बात निकल के आती है एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। देखिए इसमें लिखा था रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद मेटल। आपने फिनॉल के साथ मेटल को रिएक्ट कराया था तो आपने क्या दिखा था, वहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन रहे थे। ठीक है ना। तो द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद मेटल लाइक सोडियम एल्यूमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट इट्स एसिडिक करेक्टर। वो उसके एसिडिक करेक्टर को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर को भी क्या होता है, OH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो द हाइड्रोक्सी ग्रुप इन फिनॉल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑन ऑफ बेंजीन रिंग विच एक्ट एज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो किसकी तरह काम कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा होता है। ड्यू टू दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनॉल मॉलिक्यूल इट रिपीटेड इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर कॉज द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप इज पॉजिटिव। अगर आप देखिए यहाँ पर को मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो देखिए यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ को दे रहा है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इस रिंग में निकलना स्टार्ट हो रहा है, रेजोनेंस पैदा हो रहा है। लेकिन O के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पर कैसा कैरेक्टर शो हो रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा रेजोनेंस यहाँ पर को क्रिएट हो जा रहा है, ये हर जगह रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है। तो कह रहा है दिस रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट दैट फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड। अगर आप इस रिएक्शन को NaOH के साथ कराएं, अगर फिनॉल की रिएक्शन आप किसके साथ कराएं, NaOH के साथ कराएं, तो आपको ये पता चलेगा जो फिनॉल होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह काम करता है। और ये स्ट्रॉन्गर एसिड किससे है, अल्कोहल से भी अच्छा स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि अल्कोहल के पास आप देखेंगे उसके पास रेजोनेंस की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो अगर आप देखेंगे इसको, देखिए क्या कह रहा है ना, लेटेस्ट एग्जाम हाउ अ कंपाउंड इन विद द हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच टू एरोमेटिक रिंग इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल और अल्काइल ग्रुप। तो कैसे, देखिए मैं दोनों में आपको दिखा रहा हूँ। आयनाइजेशन करिए, इसका आयनाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर को RO माइनस बनेगा और H+ निकल जाएगा। अब इसका करेंगे आयनाइजेशन तो यहाँ पर क्या बन रहा है, O- बन रहा है। तो यहाँ पर से O- बनने के बाद अभी आप इसे और इसको रिंग में यहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। दैट मीन्स आप यहाँ से इस रिंग को स्टेबल कर सकते हैं। कह रहा है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ फिनॉल इन विच OH इज अटैच्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में क्या करेगा, यहाँ को देने स्टार्ट कर देगा। तो दिस इंक्रीज द पोलरिटी, और जिसकी वजह से यहाँ पर को पोलरिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड द रेजोनेंस। और जानते हैं आप क्या हो रहा है इसमें, मेन चीज़ है मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्या बढ़ जा रहा है, रेजोनेंस हो जा रहा है। यहाँ पर को आपने देखा यहाँ पर को रेजोनेंस क्रिएट हो रहा था, और एल्कोहल रेजोनेंस को फॉलो नहीं करवा सकता है। तो दिस इंक्रीज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड एंड रिजल्टिंग द इंक्रीज द आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल, जिसकी वजह से फिनॉल बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। एंड देन डेट ऑफ द अल्कोहल। अब अगर आप देखेंगे अल्कोहल से अच्छा इसी वजह से है क्योंकि हमने तोड़ना क्या है, OH बॉन्ड तोड़ना है। OH में क्या होगा, OH बॉन्ड ये इसमें जल्दी टूट जाएगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी है। ठीक है ना। तो दूसरी बात ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, तो यहाँ पर कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात निकल के आ जाती है। ठीक है ना। तो काफ़ी कुछ है फिनॉल के पास जो अल्कोहल से अच्छा है। ठीक है। तो कह रहा है इंक्रीज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड, जिसकी वजह से यहाँ पर पोलरिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर घट जाएगी ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई तो पोलरिटी अपने आप ही क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर को देख रहे हैं जो, और दूसरी बात यह है आप जो स्टेबिलिटी की बात करेंगे, एल्कोसाइड और फिनॉक्साइड आयन की बात करेंगे। एल्कोसाइड आयन में क्या है, नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, वो फिक्स्ड है, वो कहीं पर मूव नहीं कर सकता आप, क्योंकि आगे को जाने के लिए जगह ही नहीं है। लेकिन अगर आप फिनॉल में देखेंगे तो यहाँ पर को रेजोनेंस पॉसिबल है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर को आप इसी रिंग में नीचे देना स्टार्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हुए यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो यहाँ पर को शिफ्टिंग पॉसिबल है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पर कोई लोकलाइज्ड है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। और जितनी अधिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे
उतनी अधिक उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। डेट मीन्स हम कह सकते हैं जो फिनॉक्साइड आयन है, डेट मीन्स डेट साइन, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोसाइड आयन। जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एल्कोसाइड आयन की वजह से। क्योंकि यहाँ पर को क्या है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेट मीन्स रेजोनेंस पॉसिबिलिटी है यहाँ पर को, और यहाँ पर को रेजोनेंस पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से आपको जो मिलेगा यहाँ पर को, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर को, रेजोनेंस मिलेगा। इसकी वजह से इसका एसिडिक करैक्टर बढ़ जाता है। और जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो स्टेबल होता है और फेवर करता है फिनॉल के आयनाइजेशन को फेवर करता है। आयनाइजेशन मीन्स उससे एच अलग हो जाए, OH बॉन्ड जल्दी से जल्दी ब्रेक हो जाए। आप यहाँ पर को देख रहे हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर को कुछ चीज़ें और समझनी होंगी इसमें। जैसे सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है, डेट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर आपने फिनॉल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दिया, डेट मीन्स नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया, जैसे कि मैं नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर रहा हूँ, NO2 ग्रुप को ऐड कर रहा हूँ, ये क्या करता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है फिनॉल की। क्योंकि मैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहे होते हैं, ठीक है ना। दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच अ ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑर्थो और पैरा पोजीशन। अगर ऐसे ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएं, दैट मींस यहाँ पर और यहाँ पर जुड़ जाएं, अगर ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉय ग्रुप है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ऐड हो जाए तो यहाँ पर कोई इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। दिस इज ड्यू द इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनॉक्साइड आयन, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है फिनॉक्साइड आयन में वो क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर को कह रहा है ना, दिस इज ड्यू टू द इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनॉक्साइड आयन व्हेन द सब्स्टिट्यूटेड इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो यहाँ पर को अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपने में से खींचने लग जाएंगे, और यहाँ पर को पोलरिटी आपकी क्या हो जाएगी, पोलरिटी वीक, दैट मींस बहुत जल्दी क्या होगा, H आयन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कर ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर इसी की जगह आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा लो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, दैट मींस एल्काइल ग्रुप CH3 C2H5 कुछ भी ऐसा ग्रुप लगा लो, इन जनरल डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। वो फिनॉक्साइड आयन के फॉर्मेशन को पसंद नहीं करते हैं, वो लगातार इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो जिसकी वजह से जो H होगा वो ब्रेक नहीं होगा, तो फिनॉक्साइड आयन बनने नहीं देंगे। यहाँ पर को फिनॉक्साइड आयन बन रहे थे, वहाँ पर को फिनॉक्साइड आयन बनने को वो दैट मीन्स बनने के लिए वो राजी नहीं होते, दैट मीन्स उसको देते नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लगातार क्या कर रहे होते हैं, रिंग को दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप ये बोल सकते हैं कि लगातार रिंग को अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जो H बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इतना समझ लीजिए। अगर यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, डेट मीन्स नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, इस टाइप के ग्रुप लगते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। अगर यहाँ पर को आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगता है, डेट मीन्स CH3 C2H5 कोई भी ऐसा ग्रुप लगता है, तो ये क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी एग्जांपल, क्रिस्टोल फॉर एग्जांपल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। क्रिस्टोल इसलिए लेस एसिडिक है क्योंकि क्रिस्टोल के पास क्या OH के साथ क्या जुड़ा रहता है, CH3 जुड़ा रहता है, जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, OH बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता, यानी कि फिनॉक्साइड आयन बनने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर उसकी जगह फिनॉल के में अगर आप लगा दें OH की जगह यहाँ पर OH यहाँ पर NO2 आप लगा दें तो फिर वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको ज़्यादा एसिडिक कर देंगे। और फिनॉल में अगर फिनॉल को आप सिंपल फिनॉल को भी देखेंगे तो फिनॉल में बहुत जल्दी क्या बन जाता है, फिनॉक्साइड आयन क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो क्रिस्टोल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड होते हैं। तो ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है। यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का आपके pKa वैल्यू भी दी गई है कि देख रहे हैं यहाँ पर pKa वैल्यू में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की देखिए कितनी अच्छी है, 7.2। मेटा की तो बहुत अच्छी होगी कि मेटा पोजीशन पर करता है कि यहाँ पर आपको pKa वैल्यू इनकी दी गई है। अब देखिए यहाँ पर को एक चीज समझना है, यहाँ पर को दिख रहा है आपको 7.1 पैरा और ऑर्थो और पैरा में देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, 7.2 और 7.1। pKa वैल्यू जितनी कम होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो उतनी ही ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पर को क्रिस्टोल को देखिए, आप यहाँ पर NH3 ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर को pKa की वैल्यू कितनी ज्यादा है, जितनी वैल्यू ज्यादा होगी pKa की उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर को pKa वैल्यू की बहुत कम है और एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी बहुत अच्छी है, और ऑर्थो पैरा में होंगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। यह है एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में फिनॉल्स की, ओके। अब बात करते हैं हम इनकी सेकंड रिएक्शन किसे बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। एस्टरिफिकेशन क्या है इसको समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद हम कार्बो ऑक्सिलिक एसिड भी पढ़ेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहां पर कोई रिएक्शन फिर से क्रिएट होंगी। देखिए एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विद कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। जब अल्कोहल और फिनॉल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, या एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, या एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या दे देते हैं, एस्टर दे देते हैं। एस्टर के बनने को
बोला जाता है एस्टरिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है ना। एस्टरिफिकेशन जो होता है आपका, एस्टरिफिकेशन का मतलब है एस्टरिफिकेशन को समझना, एस्टर का बनना। और एस्टर का बनते हैं जब अल्कोहल और फिनॉल या तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या तो एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ अगर रिएक्ट करेगी तो क्या बना देती है, बहुत जल्दी एस्टर बना देती है, और इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। तो आप इस इक्वेशन में देख रहे होंगे ए आर, आपको यहाँ पर को ए आर आर हो, दोनों चाहे अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, उसके साथ अगर आप एसिड कराएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ से आपको एस्टर मिलेंगे। देखिए एस्टर मिल रहा है, RCOR मिल रहा है, आपको वाटर निकल रहा है। या तो आप इसको उसके साथ करा दीजिए, एसिड एनहाइड्राइड के साथ करा दीजिए, फिर आपको यहाँ से एस्टर मिलेगा। आप उसको एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दीजिए अल्कोहल फिनॉल को पिरीडीन के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा, फिर से आपको यहाँ पर को एस्टर मिलेगा। तो आप चाहे अल्कोहल फिनॉल को, चाहे आप एसिड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ, चाहे एसिड क्लोराइड के साथ, किसी के साथ भी आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पर को एस्टर मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एसिड क्लोराइड में आपको पिरीडीन लेना हो रहा है, यहाँ पर को आपको HN के साथ ही काम चल जा रहा है, ठीक है ना। यानी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का कोई प्रोटॉन आप ले लेंगे तो भी ये काम कर लेगा, ठीक है। और रिएक्शन, दोनों रिएक्शन ऊपर की आपको रिवर्सिबल लग रही है, जैसे आप चेंजेबल हो सकती है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से यहाँ मिल सकता है, यानी कि कन्वर्जन करेंगे तो आपको फिर से आपको अल्कोहल और फिनॉल मिल जाएगी। लेकिन जो थर्ड रिएक्शन है क्लोराइड के साथ, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है ना। ये किसी बेस की प्रेजेंस में होती है, इसे पिरीडीन कहा जाता है, ठीक है ना। उसके रेस्पेक्ट में बनते हैं आपके एस्टर। तो ये आपका एस्टरिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई और भी रिएक्शन आपको दिखाई गई है। इसमें देखिए यहाँ पर कोई एस्पिरिन प्रोसेस दिखाई गई है, ठीक है ना। एस्पिरिन आपने बहुत बार नाम सुना होगा, ये एक एंटी एलर्जिक, आप एलर्जी में इसको लिया जाता है, इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है ये, ठीक है ना। बहुत बार ये मेडिकल स्टोर्स में हमको मिल जाती है एस्पिरिन के नाम से, ठीक है। तो अब ये कैसे बनती है एस्पिरिन, ये देखिए यहाँ पर को आपको एसिड दिख रहा है, सैलिसिलिक एसिड इसको बोला जाता है, ठीक है ना। जब इसे एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं हम, यानी कि एसिटाइल ग्रुप के साथ इसे रिएक्ट किया जाता है, तो आपको जो मिलता है यहाँ पर को एस्पिरिन मिलती है, दिख रहा होगा आपको, ये ग्रुप रिप्लेस हो जाता है, यहाँ से आपको मिल रहा है यहाँ से एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, इसे एस्पिरिन बोला जाता है। बहुत बार ये सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन बनाने की रिएक्शन आती भी है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर कोई इस रिएक्शन को यहाँ पर कह भी रहा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल CH3CO ग्रुप इन अल्कोहल फिनॉल्स इन नॉन एसिटाइलेशन। अगर आप यहाँ पर कोई CH3 ग्रुप को जोड़ते हैं, CH3CO ग्रुप को आप जोड़ते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, एसिटिलाइजेशन बोला जाता है, एसिटिलेशन बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा फिडर क्राफ्ट एसिलेशन, फिडर क्राफ्ट एल्काइलेशन। वहाँ पर कोई एसिलेशन जो है, वो ये एसिलेशन का मतलब क्या था, COCH3 का जोड़ना। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, COCH3 ही ऐड हो रहा है। तो जो एसिलेशन की वजह से जो सैलिसिलिक एसिड क्या प्रोड्यूस कर देता है, ये एस्पिरिन को प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है ना। ये रिएक्शन आप कार्बोक्सिलिक एसिड में दोबारा से इस चीज को पढ़ेंगे। ये जो अभी तक की जो रिएक्शन हमें पढ़ी, हमने कहाँ से मिलने से पढ़ी, हमें OH बॉन्ड के ब्रेक होने से पढ़ी हमने, यानी कि OH बॉन्ड जब ब्रेक होता था तब हमें ये रिएक्शन मिली थी। लेकिन अब जो सेकंड रिएक्शन हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब जब CO बॉन्ड ब्रेक हो जाए तब क्या चेंजेज आते हैं, देखिए। The reaction involving cleavage of CO bond take place only in alcohol phenols show the type of reaction only with zinc। जो ये रिएक्शन है, यानी कि CO बॉन्ड के ब्रेक डाउन होने पर जो रिएक्शन दिखाता है, वो कह रहा है ये सिर्फ किसमें हम दिखा सकते हैं, अल्कोहल में। फिनॉल सिर्फ एक ही टाइप की रिएक्शन दिखाता है, वो सिर्फ जिंक के साथ दिखाता है, औरों के साथ नहीं दिखाता है। अगर आप क्लेवेज की बात बोलेंगे, CO बॉन्ड के ब्रेक डाउन की बात बोलेंगे, तो वो सिर्फ अल्कोहल में ही ऐसा आप दिखा सकते हैं, आप फिनॉल में नहीं दिखा सकते इस चीज को। फिनॉल में सिर्फ जिंक के साथ ही रिएक्ट करता है। जैसे रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, तो यहाँ पर को आपको सिर्फ क्या रिएक्ट कर सकते हैं, अल्कोहल। फिनॉल रिएक्ट नहीं करता। तो आपने इसे हेलोएल्किन्स वाले में भी रिएक्शन को पढ़ा है, ROH के साथ आप हैलाइड को रिएक्ट कराइए, आप बन जाते हैं हेलोएल्केन बन जाते हैं। देखिए अल्काइल हैलाइड आपको मिल रहा है, तो ये एक रिएक्शन है आपका, ठीक है ना। द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लास ऑफ अल्कोहल विद डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अनदर। अगर आपको 3 अल्कोहल में अगर आपको डिफरेंस पैदा करना है, तो आपको ये टेस्ट करना पड़ता है, इसे बोला जाता है लुकास टेस्ट, ठीक है ना। तो अगर आपको रिएक्टिविटी देखनी है अल्कोहल की, फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, सेकंड का ज्यादा रिएक्टिव होगा, थर्ड का ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट पास कराना पड़ेगा। उस टेस्ट का नाम होता है लुकास टेस्ट। अब ये है क्या, देखिए अल्कोहल आर सॉल्युबल इन लुकास रिएजेंट। जो अल्कोहल होता है वो लुकास रिएजेंट में सॉल्युबल है। लुकास रिएजेंट कैसे बनता है, कंसंट्रेट HCl में ZnCl2 मिला दीजिए, आपको जो मिलेगा वो मिलेगा लुकास रिएजेंट। और अगर आज इसमें अल्कोहल डालेंगे तो अल्कोहल इसमें क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। वाइल देयर
हैलाइड्स आर इमिजिबल एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी इन सॉल्यूशन। और अगर इनके हैलाइड की बात बोलेंगे तो इमिजिबल होते हैं और ये टर्बिडिटी यानी कि गाढ़ापन छोड़ देते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल टर्बिडिटी प्रोड्यूस इमीडिएटली, जो टर्शरी अल्कोहल में जो टर्बिडिटी आती है वो बहुत जल्दी आ जाती है, ठीक है ना, जब ये हैलाइड फॉर्म करते हैं। और प्राइमरी वाले जो आपके अल्कोहल होते हैं वो रूम टेम्परेचर में इस चीज को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, यानी कि रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी कि इसके हैलाइड आपका जो लुकास रिएजेंट है उसमें टर्बिडिटी पैदा नहीं कर पाते हैं। टर्बिडिटी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर को तो चेंजेस नहीं आते हैलाइड्स के, लेकिन टर्शरी ऐसा काम कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर को आप लुकास रिएजेंट के थ्रू आप रिएक्टिविटी भी देख सकते हैं। जब आप क्या करेंगे, लुकास रिएजेंट के साथ अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे तो आप प्राइमरी आप अल्कोहल्स को, अलग अलग अल्कोहल को आप क्या कर सकते हैं, इसमें जस्टिफाई कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पर को टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगला इसमें रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड। फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ भी आपने हेलो एल्केन्स वाले में पढ़ा है। अल्कोहल्स आर कन्वर्ट टू अल्काइल ब्रोमाइड बाय रिएक्शन ऑफ फास्फोरस। अभी अल्काइल ब्रोमाइड में बदल जाता है अगर आप क्या करेंगे, इसको फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये सब रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। और डिहाइड्रेशन हमने क्लास 11th की इक्वेशन वाले पर आगे डिहाइड्रेशन, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाती है, एल्कीन्स मिल जाती हैं। ये आपको याद आ रहा होगा। कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट को ले लीजिए, जैसे H2SO4 को ले लीजिए या H3PO4 को ले लीजिए, इनके पास इन्हें प्रोटिक एसिड भी बोला जाता है क्योंकि इनके पास प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। जैसे ही आप इनको अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसको क्या कर, ये वाटर को क्या कर देता है, तुरंत रिमूव कर देता है। वाटर के रिमूव होने को ही हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोला जाता है ऐसे। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, डिहाइड्रेट कब करेंगे आप, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या ऑब्लिक H3PO4। ये डिहाइड्रेटिव एजेंट बोला जाता है। इनको क्यों लिया जाता है, क्योंकि इनके पास प्रोटॉन अवेलेबल है और प्रोटॉन में से क्या कर देता है, वाटर को रिमूव कर देता है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं रिएक्शन को, मैंने इथेनॉल के साथ रिएक्ट करा रखा है, सम पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड कर रखा है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिला रखा है इसमें, और तुरंत अल्कोहल का क्या बन जा रहा है, एल्कीन बन जा रहा है। तो इसे बोला जाता है डिहाइड्रेशन। और जो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होते हैं वो डिहाइड्रेट होते हैं, माइल्डर कंडीशन में डिहाइड्रेट हो जाते हैं। आपने H3PO4 का यूज कर रखा है इसमें, ये भी डिहाइड्रेट होने के बाद एल्कीन ही दे रहे हैं। लेकिन रिएक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो रिएक्टिविटी क्या होता है, देखिए यहाँ पर को आपको प्राइमरी की मैंने दिखाई, सेकेंडरी है, टर्शरी है आपको। तो आप देख सकते हैं, द रिलेटिव केस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर को जो टर्शरी होता है उसकी आप बोल सकते हैं डिहाइड्रेटिंग पावर ज्यादा है, फिर सेकेंडरी की, प्राइमरी की, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर भी है डिहाइड्रेट होने का, ठीक। अब डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म इसमें दी गई है, बहुत ही इजी मैकेनिज्म है ये। आप देखिए यहाँ पर इथेनॉल दिखा रखा है, ठीक है ना, एथेनॉल दिखा रखा है। यहाँ पर को कोई भी प्रोटिक एसिड ले रखा है आपको, माना H2SO4 का H+ ले लिया है इसने, यहाँ पर को पहले अटैक करेगा। अटैक कराने के बाद ये क्या बनाएगा, इससे अल्कोहल को क्या बना देगा, प्रोनेटेड अल्कोहल बना देगा। देखिए यहाँ पर को OH2 ऐड हो चुका है, आपको दिख रहा होगा OH2 यहाँ पर को ऐड हो गया, ऐसे हमने बोला प्रोनेटेड अल्कोहल, डेट मीन से इथाइल ऑक्सीजन आयन बन गया है, प्लस आयन बन चुका है। अब इसकी रिएक्ट करा दीजिए आप देखिए ये रिएक्ट आप करा रहे हैं, यहाँ पर OH2 है, यहाँ पर को आप देखिए इस फॉर्मेशन में क्या कीजिए, आप कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कीजिए। कैसे होगा, जब ये बॉन्ड यहाँ की ओर शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H2 रिमूव हो गया और यहाँ पर कैसा बन गया है, कार्बोकैटायन प्लस चार्ज का बन गया है। अब आपके कुछ नहीं करना है, अगले नेक्स्ट स्टेप में बहुत ही सिंपल है, एलिमिनेशन कर दीजिए इस प्रोटॉन का, जो आपको प्लस दिख रहा है ना यहाँ पर को, इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं आप, अगर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाए तो H+ जिससे आपने रिएक्ट कराया था, यही खासियत होती है मैकेनिज्म की, जिसको आप फर्स्ट स्टेप में लेते हैं, लास्ट स्टेप में वही चीज क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो अगर यहाँ पर को लाएंगे तो H यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि प्रोटॉन आपने जिस प्रोटॉन ने इसको एक्टिव करा था, ये प्रोटॉन यहाँ से निकल के फिर से इसको स्टेबल कर देगा। तो देखिए यहाँ पर को आया H+ यहाँ से निकल गया साइड में, यहाँ पर को डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और प्लस माइनस यहाँ पर को न्यूट्रल हो गए। तो ये क्या बन गया आपका, अल्कोहल से इथीन बन गया है, इथेनॉल से इथीन, डेट मीन्स डिहाइड्रेशन बन चुका है। तो ये आपकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो आप पहले क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन में देखिए आप यहाँ पर को H+ से अटैक करवाएंगे, ठीक है, यहाँ पर प्रोनेटेड अल्कोहल बनाएंगे, फिर आप इसमें से कार्बोकैटायन फॉर्म करेंगे, लास्ट में आपने यहाँ से प्रोटॉन, जिस प्रोटॉन से अटैक करवाया था उसी प्रोटॉन को अलग कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको आपकी एल्कीन मिल जाएगी। अगली रिएक्शन इसमें ऑक्सीडेशन आती है। ऑक्सीडेशन में क्या है, अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। आपको दिख रहा होगा कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पर को डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर को शो होने वाला है। ऑक्सीडेशन का मतलब ही वो है, देखिए
Oxidation of alcohol involves the formation of carbon oxygen double bond and cleavage of OH and CH bond. OH और CH bond का क्या होगा, क्लेवेज होगा, और क्लेवेज होने की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, और इसी को बोला जाता है आपकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस को डिहाइड्रोजनेशन ही बोला जाता है, कि इसमें क्लेवेज हो रहा है, हाइड्रोजन आपका हट रही है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। आप दोनों साइड में अगर उठा के देखेंगे, देखिए यहाँ से भी, तो डिहाइड्रोजनेशन इसको बोला जाएगा रिएक्शन में। ठीक है ना, हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं अल्कोहल मॉलिक्यूल से, और ऑक्सीडाइज्ड होकर हमें क्या दे देते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप प्रोवाइड करा देते हैं। बहुत बार जो आपके अल्कोहल होते हैं इसमें ऑक्सीडाइज एजेंट यूज किए जाते हैं, और ऑक्सीडाइज एजेंट यूज करने के बाद ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोवाइड करवाते हैं। ये देखिए C2H5OH का ऑक्सीडेशन करा रखा है, यहाँ पर कोई एल्डिहाइड मिल रहा है, और फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। और जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट को हम ले लें, जैसे कि एसिड 5 पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करें हम, ठीक है ना, या C2O3 का यूज करें हम, तो ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी क्या कर देते हैं, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, और उनका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। और अगर हम बेटर ऑक्सीडेशन की बात करें, आपको यहाँ पर को दिखाया बेटर रिएजेंट ऑफ ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड फॉर्म करने हैं और अच्छी यील्ड में फॉर्म करना है, बहुत अच्छा चाहिए हमें प्रोडक्ट, तो हम क्या लेंगे, प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट लेते हैं, इसे पीसीसी बोला जाता है, प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट। बहुत बार इसका नाम पूछा जाता है पीसीसी। अगर यूज करेंगे इस कॉम्प्लेक्स में, तो ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमिनियम ट्राइऑक्साइड विद प्रीडीन एंड HCl। ये कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब हम क्या करते हैं, क्रोमिनियम ट्राइऑक्साइड में प्रीडीन और HCl मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट मिलता है। इसको अगर हम डायरेक्ट अल्कोहल के ऊपर डालेंगे तो ये हमें क्या देता है, एल्कीन यानी कि एल्कीन के साथ क्या देगा हमें, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, आपको हमें एल्डिहाइड उठाते हुए दे रहा है। तो ये क्या प्राइमरी अल्कोहल को क्या बना दे रहा है, ये आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड क्रिएटेड था ऑलरेडी, यहाँ पर उसने क्या दे दिया आपको, डबल बॉन्ड तो क्रिएट था ही था, यहाँ पर अल्कोहल को बदल दिया इसने एल्डिहाइड में। और सेकेंडरी अल्कोहल में भी वही है, ऑक्सीडाइज होकर क्या देते हैं, कीटोन दे देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ये देखिए सेकेंडरी अल्कोहल को जैसे आप ऑक्सीडाइज करेंगे C2O3 में, तो हमें कीटोन दे देंगे, टर्सरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है ना, ये अंडर द रिएक्शन सच कंडीशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन KMNO4। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो टर्सरी इनके साथ रिएक्ट नहीं करता, प्राइमरी और सेकेंडरी की बात आप ऑक्सीडेशन के लिए करेंगे। तो ये किसकी रिएक्शन थी, ये अल्कोहल की रिएक्शन थी। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में, और पहली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। इससे पहले जो हमने पढ़ा भी देखा, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल तो काम कर रही थी और एल्डिहाइड और कीटोन प्रोवाइड करा रही थी, और टर्सरी अल्कोहल ऐसा नहीं कर पाती थी क्योंकि वो डिहाइड्रेट हो जाती थी और एल्कीन दे देती थी एल्डिहाइड और कीटोन देने की अपेक्षा। ठीक है ना, तो टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं कराती थी। ये हमें लास्ट सेक्शन में पढ़ा भी है, लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे हैं हम भी। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल के बारे में, डेट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पहला जो है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने बेंजीन के लिए पढ़ा था, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, ये सब हमने उनके लिए पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, उसी ही रूप में हमने इस चीज़ को भी यहाँ सीखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ OH ग्रुप हमें यहाँ पर को बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। ठीक है ना, जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में काम करता है। ठीक है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अगर ये ग्रुप लगते हैं तो ये रेजोनेंस इफेक्ट को भी शो करते हैं, इनके रेजोनेंट स्ट्रक्चर भी निकल के आते हैं। तो यहाँ हम कुछ कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। जैसे पहला है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन को आप जानते हैं, सेम कंडीशन, सेम आपको रिएजेंट मिलेंगे। नाइट्रेशन में आप पकड़िए फिनॉल के साथ रिएक्ट करा दीजिए डाइल्यूट HNO3 को, और आपको वही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपको क्या मिल जाएंगे, NO2 ग्रुप ऐड हो जाते हैं, यानी कि ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल जो हमें मिलता है यहाँ से, दोनों प्रोवाइड हमें हो रहे हैं। ठीक है ना, और जो ऑर्थो और पैरा आइसोमर होते हैं ये सेपरेट किए जा सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। ठीक है, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो स्टीम वॉलेटाइल ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या पाई जाती है, इसमें पाई जा सकती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा क्यों, विद इन द सेम मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, तो इसे बोला जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। और अगर हम पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात बोलेंगे, वो लेस वॉलेटाइल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। देखिए तो अलग अलग मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे यहाँ पर को, दो अलग अलग मॉलिक्यूल, इसमें तो विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो जा रही है बॉन्डिंग, आपको दिख रहा होगा ऑर्थो वाले में। ठीक है ना, यहाँ पर को इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और यहाँ पर को क्या है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में या दो अलग अलग मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं ना, नेबर मॉलिक्यूल के साथ काम कर रहा है, यहाँ पर को अपने ही मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर ले रहा है। तो यहाँ पर को इसकी वॉलेटिलिटी थोड़ी घट जाती है, इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें विद इन द सेम मॉलिक्यूल होता है, इसमें दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें दो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। तो ये आपके रिएक्शन है। एक और रिएक्शन है, अगर आप
आपका फिनॉल को आप कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट कराएं तो हमें पिक्रिक एसिड देता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। आप देख रहे हैं, अगर हम कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ फिनॉल को रिएक्ट करा दें तो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, बहुत बार पूछा जाता है और इसी को बोला जाता है पिक्रिक एसिड। 2,4,6 यहाँ पर इस बात को समझना होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड कब मिलेगा? जब अल्कोहल को HNO3 के साथ, कैसा HNO3? कंसनट्रेट HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको पिक्रिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है ना, और ये पिक्रिक एसिड को बनाने की फर्स्ट मेथड है फिनॉल के थ्रू। आप इसी के थ्रू इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अगली रिएक्शन है इसमें हेलोजिनेशन। ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद ब्रोमीन, आप फिनॉल को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा दीजिए। ठीक है ना, और डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। आप देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, फिनॉल आपको ले रखा है, फिनॉल आपने ले लिया है, फिनॉल के साथ आप किसके कराइए, Br2 इन CS2 यहाँ पर को लिखा गया है। आप सल्फर डाइऑक्साइड में Br2 का सॉल्यूशन बनाइए या क्लोरोफॉर्म के साथ बनाइए तो आपको क्या मिलेगा, आपको इसके दो प्रोडक्ट मिलेंगे, माइनर एक मेजर। ऑर्थो वाला आपका क्या होगा, माइनर होगा, और पैरा वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना, तो ये हेलोजिनेशन है, हेलोजन का ऐड होना है। ठीक है ना, तो जो आपकी बेंजीन तो हेलोजिनेशन दिखाती है, और यहाँ पर फिनॉल भी आपको हेलोजिनेशन की प्रोसेस को दिखा रहा है। ठीक है ना, एक और रिएक्शन इसमें यहाँ पर को व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड टू विद ब्रोमीन वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर फिनॉल को हम क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या दे देता है हमें, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। वहां आपने देखा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल देखा, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल यहाँ पर कोई हमें प्रोवाइड रहता है। अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं फिनॉल को, ठीक है ना, और इसका क्या बना देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देता है। ठीक, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ चीज निकल के आती है। अब इसमें और ये फिनॉल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कोई नेम रिएक्शन भी आपको मिलती है। देखिए, पहली नेम रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कोल्बे रिएक्शन। फिनॉक्साइड आयन जनरेट बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इवन मोर रिएक्टिव एंड फिनॉल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, हेंस इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन with carbon dioxide, a weak electrophile orthohydrobenzoic acid is formed as the main reaction product। देखिए कह रहा है फिनॉक्साइड आयन जनरेट होगी और बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप जानते हैं कब बनेगी, NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिनॉक्साइड आयन बनेगी। वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, कह रहा है इवन मोर रिएक्टिव देन फिनॉल, ये फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद कार्बन डाइऑक्साइड, आप जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या दे देता है, ये आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोनिक एसिड दे देता है। और ये मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, अगर मैं आपको इस रिएक्शन को फॉलो करवाऊं तो देखिए, आपने पहले क्या करेंगे, आप फिनॉल को रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ, कोल्बे रिएक्शन याद रखिएगा। इसमें क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है फिनॉल से, तब बनाया गया है। जैसे ही आप इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें ये दे देता है सैलिसिलिक एसिड, इसे बोला जाता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोनिक एसिड। क्यों हाइड्रोक्सी, क्योंकि यहाँ पर को OH ग्रुप बड़ा प्रायोरिटी का है तो उसके नाम पर ग्रुप बन जाता है, और OH यहाँ पर को क्या बन जाता है, सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बोलेंगे 2, यहाँ से करेंगे 1 2 तो क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोनिक एसिड, इसे बेंजोनिक एसिड बोलेंगे, डेट मींस सैलिसिलिक एसिड इसको बोला जाता है। फिनॉल कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, ये रिएक्शन है। पहले फिनॉक्साइड आयन बनाएंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन, इन्हें जरूर अपनी कॉपी में बनाइए। अगली है राइमर टेमाइन रिएक्शन, यानी कि हम इसे रीमन टिमान रिएक्शन भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराइए इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराइए। देखिए करा रखा है CH3 यहाँ पर क्लोरोफॉर्म में रिएक्ट कराता है, एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कराइए तो यहाँ पर रिएक्ट कराने के बाद आपको इंटरमीडिएट मिलता है आपको। ठीक है ना, और इस इंटरमीडिएट को रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ तो हमें एल्डिहाइड मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है ना, फिर HI मिलाते हैं इसमें तो हमें मिल जाता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड मिलता है। होता क्या है देखिए, on treating with phenol with chloroform in presence of sodium hydroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाइए। CHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजीशन ऑन बेंजीन, आपको CHO ग्रुप किस पोजीशन में मिल जाएगा, ऑर्थो पोजीशन में मिल जाएगा बेंजीन रिंग के, और इसी रिएक्शन को बोला जाता है रीमन टिमान रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है ना, ये दिख रहा है इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूटेड बेंजील क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड, आप जो हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काली टू प्रोड्यूस सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इतनी रिएक्शन आपके रीमन टिमान रिएक्शन है। फिर अगर आप इसको हाइड्रोलाइज्ड कर देते हैं
हाइड्रोलाइज जैसे ही करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड मिल जाता है। तो फुल रिएक्शन रीमन-टिमान के अंदर आ जाती है। रीमन-टिमान का मतलब होता है कि इस पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप का जुड़ जाना, ऑर्थो पोजीशन पर। तो देखिए यहाँ पर को ऑर्थो पोजीशन पर इंट्रोड्यूस हो गया है यहाँ पर कोई एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसे रीमन-टिमान रिएक्शन बोला जाता है। ये आपका जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल क्लोराइड आपको यहाँ पर को जो मिलती है, ठीक है ना, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड मिल जाती है किसी अल्काली की प्रेजेंस में, जिसकी प्रेजेंस में आप कराना चाहें करा रखा है। देखिए तो यहाँ पर कोई रिएक्शन सिंपल सी रिएक्शन है, आप CH3 के साथ कराएंगे, क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको पहले क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा। आपको दिख रहा है CHCl2 इस पोजीशन पर जुड़ा है ये, ठीक है ना। ये तो बेंजाइल क्लोराइड आपको मिल गया। आप जब इसको एल्काली के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको एक और मिलता है, यहाँ पर कोई एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर को आ चुका है। अब इसमें से आपको लेके बना हुआ क्या है, ONA बना हुआ है, अनस्टेबल है। तो आप जैसे इसमें HIN डेट मीन से वाटर हाइड्रोलाइज करते हैं, इसको पानी में डाल देते हैं तो आपको मिल जाता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। दिस होल रिएक्शन इज कॉल्ड रीमन-टिमान रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक, मैंने कहा था रिएक्शन में सिर्फ फिनॉल जिंक के साथ ही ज्यादातर रिएक्शन देता है। तो जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे इसको तो ये क्या करता है, बेंजीन को ये क्या बना देता है, बेंजीन बना देता है। तो फिनॉल को जब जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, जिंक प्रोड्यूस होगी। फिनॉल कन्वर्ट कर देता है, फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है जब बेंजीन में, जब उसे जिंक के साथ हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो बोल सकते हैं फिनॉल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट, ठीक। और एक और रिएक्शन इसमें से बोला था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराइए आप किसके साथ, क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस कंजुगेट डाइकीटोन, एक डाइकीटोन दे देते हैं आपको, बेंजोक्विनोन मिल जाएगा। फिनॉल से बेंजोक्विनोन है। आप किसे रिएक्ट कराइए, Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ रिएक्ट कराइए। तो जैसे इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, होता तो ये रिएक्टर बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो बनते हैं, लेकिन इसमें किनोन बनने लग जाते हैं। तो फिनॉल टू बेंजोक्विनोन बनाएंगे आप, इसको आपको ये रिएजेंट याद करने होंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर को आप Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ अगर इसको रिएक्ट कराएंगे तो आपको मिलेंगे बेंजीन किनोन मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन के थ्रू आपको मिल रहा है। दोनों पोजीशन पर क्या जुड़ जा रही है, ऑक्सीजन जुड़ जा रही है, ठीक है ना। इन्हें डाइकीटोन्स भी बोला जाता है। तो ये थी फिनॉल की रिएक्शन। आज हमने एक लंबा सेक्शन लिया है, फिनॉल तक वाले में हमारा ये पूरा हो चुका है। हमने फिनॉल तक की अल्कोहल की सारी रिएक्शन कर ली हैं। अब आप इन्हें कॉपी में पकड़ के बनाइए, जब बनाएंगे तभी ये चीज़ें क्लियर होती हुई आपकी चलेंगी, ठीक है ना। इन सारी रिएक्शन को बनाइए। नेम रिएक्शन यहाँ पर को बहुत सारी आ रही है, उन नेम रिएक्शन को लीजिए और इनको करने की कोशिश कीजिए। बहुत ईजी है, अगर इनके रिएजेंट आपके समझ में आ गए तो आप बहुत जल्दी इनको कर लेंगे। ओके, अब अगले सेक्शन में बात करेंगे अपने ईथर्स के बारे में। ओके, थैंक यू।